सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आज की क्लास में बात कर रहे थे, प्रीवियस लेक्चर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम बात कर रहे थे कि क्या होता है जब आप किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो बातें बताई थी कि भाई साहब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे किसी डाइपोल को तो उसमें टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा? वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e टॉर्क लगेगा वैसा। अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा किसके लिए जिम्मेदार होता है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। किसके लिए जिम्मेदार होता है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक, समझ में आया? तो हमको अब देखना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी डाइपोल की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक, हमको ये डिफाइन करना है कि किसी भी डाइपोल की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो चलो लिखना शुरू करते हैं। ठीक, प्रॉपर्ली ढंग से निकालते हैं कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, चलो तो देखो ध्यान से। ठीक, तो आपको एक चीज का एहसास होगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। किसी भी सिस्टम को बनाने में जो भी आप काम करते हैं, किसी भी सिस्टम को बनाने में जो भी आप काम करते हैं वो एक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे एक स्प्रिंग है, उसको खींचो, उसको खींचने के दौरान जो भी काम हुआ वही स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, समझ में है? तो ऐसे ही अपन डिफाइन करने जा रहे हैं यहाँ पर किसी भी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक, तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे? एक चीज बहुत ध्यान से समझो कि पोटेंशियल एनर्जी में हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? जल्दी बोल दो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, सुनना ध्यान से। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के किए गए वर्क के आगे क्या लगा दो? माइनस साइन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, समझ में? अच्छा, याद करो वर्क दो तरह से डिफाइन करते थे। एक होता था सिंपल ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि अगर आप ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो देखिए ध्यान से, अगर आपको ट्रांसलेटरी मोशन की बात करो तो कैसे लिखोगे? छोटा सा वर्क dw लिखा जाता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पर मामला रोटेशन में है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखूंगा? dw लिख दूंगा टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय d थीटा। टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय d थीटा। ठीक, समझ में आई बात? तो अगर आप यहाँ पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का टॉर्क है डॉट में कितना? d थीटा। डॉट में कितना? d थीटा। ठीक, समझ में आएगा? ठीक, ये लिखा है प्रॉपर्ली। और बस इसी के आगे अगर माइनस साइन लगा दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा? वर्क डन पता चल जाएगा। ठीक, चलो अब बहुत सिंपल सी बात है, तुम खुद ही देखो। मान लो ये टॉर्क लग रहा है इस सेंस में। ठीक, अगर मैं इसको घुमाऊं, अगर मैं इसको क्या करूं? घुमाऊं। अगर मैं इसको क्या कर दूं? घुमाऊं। ठीक, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये। ठीक, समझ में? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का टॉर्क क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का याद करो टॉर्क होता है डाइपोल पे P E sin थीटा और आगे क्या लिखोगे? d थीटा। ठीक, आगे क्या लिखोगे? d थीटा। किसी भी वैल्यू थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक, किसी भी वैल्यू थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक। ठीक, यानी कि ये क्या हो गया? p कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, तो ये माइनस cos थीटा माइनस साइन से cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। ठीक, समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अच्छा जी, सबसे पहले देखो ये फॉर्मूला सही आया है कि नहीं आया। ठीक, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये बात देखो सही लिखी है कि नहीं। ठीक, तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, ठीक,
तो चलो मान लिया ये मेरा डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैंने ऐसे बताया डाइपोल, ये माइनस ये प्लस। अगर तुम ध्यान दो तो वेक्टर पी ऐसे है, वेक्टर ई ऐसे है, इस सेंस में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ पर टॉर्क लगने वाला है। अब तुम लॉजिकली सोचना, अगर ये डाइपोल ऐसे नीचे है, अगर ये डाइपोल ऐसे नीचे है तो तुम ध्यान दो थीटा भी इसी सेंस में है, टॉर्क भी इसी सेंस में है, तो क्या वर्क डन बाय टॉर्क पॉजिटिव आना चाहिए, वर्क डन बाय टॉर्क क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। देख लो पॉजिटिव आएगा कि नहीं। जब ये नीचे आना शुरू होगा, मान लिया पहले डाइपोल ऐसे रखा था, अब ये डाइपोल ऐसे है, यानी कि पहले ये एंगल कुछ थीटा इनिशियल था, अब ये एंगल थीटा फाइनल है। ठीक, तुम खुद ही देखो जब ये नीचे आएगा तो थीटा कम होने लगेगा। यहाँ बात करना, ये है बड़ा एंगल, ये छोटा वाला एंगल है, ये कौन सा एंगल है, बड़ा वाला। ठीक, थीटा फाइनल कम है, थीटा इनिशियल ज्यादा है। ठीक, समझ में आया? तो तुम खुद ही सोचो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, cos थीटा फाइनल, ठीक, cos थीटा फाइनल की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, cos थीटा फाइनल की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, जल्दी बोल दो, ज्यादा, और cos थीटा इनिशियल अपने आप क्या हो जाएगा, कम। ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को माइनस करो तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और यहाँ एक माइनस साइन है, यानी ओवरऑल रिजल्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ओवरऑल रिजल्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो सबसे पहले 2 मिनट का पॉज लो और ये बताओ मुझे सोच करके कि भाई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में लिखा पी sin थीटा और साथ में क्या लिख दिया, डी थीटा। ठीक, साथ में क्या लिख दिया, डी थीटा। ठीक, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये पॉजिटिव क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, समझ में आई बात। ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव क्यों नहीं आ रही है। एक बार पूरा डेरिवेशन बहुत ध्यान से देखो, हमारे हिसाब से वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को देखेंगे तो वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। तो सबसे पहले जल्दी से सोच के बताएं कि ऐसा क्यों है। ठीक, चलो ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं कि ये फॉर्मूले में क्या गलती आई है। सुने ध्यान से, याद करो मैंने आपसे एक बात बोली है कि हमेशा जो टॉर्क है और जो उसकी वजह से आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं और फिर जो फाइनली वर्क लिखते हैं उसमें एक टर्म आता है डिफरेंशियल वर्क, उसमें एक टर्म आता है डिफरेंशियल वर्क, जिसको आप क्या करते हैं, पूरे फंक्शन के दौरान इंटीग्रेट करते हैं, पूरे फंक्शन के दौरान क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो तुम खुद ही देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास एक डाइपोल है, मान लो मेरे पास क्या है, डाइपोल है, ठीक, समझ में। ये नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ फोर्स है माइनस क्यू भी, ये पॉजिटिव चार्ज था यहाँ फोर्स है प्लस क्यू भी। इस पे फोर्स आगे, इस पे फोर्स पीछे, जिसकी वजह से क्या होगा, घूमना शुरू कर देगा। ठीक, समझ में। तो बहुत लॉजिकली समझना, यहाँ पर जब आप डिफरेंशियल वर्क डी डब्ल्यू लिखते हैं, यहाँ पर जब आप क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल वर्क लिखते हैं, तो जो टॉर्क है मेरा क्या है, ध्यान से सुनना, टॉर्क है मेरा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर पी। ठीक, समझ में आई बात। और आपने इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिया है, थीटा के साथ लिया है, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिया है, थीटा के साथ लिया है। ठीक, समझ में। अब हम पूरी देखना ध्यान से, वेक्टर पी क्रॉस ई, वेक्टर पी क्रॉस ई, क्या ये यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये है किसकी डायरेक्शन, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई की। ठीक, समझ में, ये हो गया हमारा छोटा सा वर्क। ठीक, समझ में। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, तो चलो लिखना शुरू करते हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है, देखो ये तुमने ऐसे नजर करा है,
ठीक, समझ में आया? और जो एंगल नापा जाता है वो इस सेंस में नापा जाता है, जो एंगल नापा जाता है वो किस सेंस में नापते हैं? इस सेंस में। ठीक, यानी कि सोचो ध्यान से, जो थीटा का सेंस है वो ये है ऊपर की तरफ, और जो ये वैल्यू है वो कहाँ है? नीचे की तरफ। ठीक, समझ में आई बात? तो जब भी कभी आप छोटा सा वर्क लिखेंगे तो यहाँ पर कैसा साइन आएगा? माइनस साइन। यहाँ पर कैसा साइन आएगा? माइनस। ठीक, समझ में? तो ये माइनस साइन और ये फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस तरीके से वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखा जाएगा? PE ब्रैकेट में cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। ठीक, समझ में आया? इस तरीके से हम वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफाइन करते हैं। ठीक, अब अगर मान लिया मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, अब अगर मान लिया मुझे क्या लिखना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसका आगे माइनस साइन लगाओ, दैट इज माइनस PE cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। ठीक, समझ में? अब मान लो, ठीक, समझ में? ठीक, वहां पे अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे चीज लिख देता हूँ, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू क्या लिखा जाएगा? माइनस PE ब्रैकेट में cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। ठीक, समझ में आएगा? अच्छा सोचो ध्यान से, जब आप पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल फार्मूला लिखते हैं तो किसी एक जगह पे आपको क्या मानना पड़ता है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो माननी पड़ती है। तो तुम खुद ही ध्यान से देखो, अगर डाइपोल ऐसे हो, अगर डाइपोल क्या हो? ऐसे हो, 90 डिग्री के एंगल पे हो, ठीक, तो जब थीटा इनिशियल अगर 90 डिग्री हो, अगर थीटा इनिशियल कितना हो? 90 डिग्री हो, तो वैल्यू पुट करने पे फार्मूला, फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। फाइनल फार्मूला आएगा पोटेंशियल एनर्जी का माइनस PE cos थीटा, क्या आएगा? माइनस PE cos थीटा। ठीक, समझ में आई बात? और इस तरीके से अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन के साथ वेक्टर P डॉट वेक्टर E, वेक्टर P डॉट वेक्टर E। ठीक, समझ में आ गया ये? वेक्टर P डॉट वेक्टर E। चलो, अब मान लीजिए है वेक्टर P डॉट में वेक्टर E। ठीक, तो अगर मैं इस चीज को जनरलाइज करूं एक डायग्राम के थ्रू, ठीक, समझ में? अगर मैं इसको क्या करूं? जनरलाइज करूं एक सिंपल डायग्राम के थ्रू। ठीक, मान लिया ये है प्लस Q, ये है माइनस Q, ये है एंगल थीटा, तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो है वेक्टर P क्रॉस में वेक्टर E, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो है वेक्टर P डॉट वेक्टर E, आगे कैसा साइन? माइनस साइन, आगे कैसा साइन? माइनस साइन। ठीक, समझ में आई बात? चलिए एक बार ये अच्छे से उतार ले, ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए, तो ये चीज तो क्लियर हो गई हमें कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ी हुई। ठीक, अब हमारे लिए तीन खास एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सुने ध्यान से। एक है थीटा की वैल्यू 0, एक है थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। मान लो तीन अलग अलग केसेस कंसीडर करते हैं, बड़ा डायग्राम बनाता हूं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, मान लो मेरा डाइपोल है, ये थोड़ा और बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ठीक, तीन अलग अलग केसेस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरी। ठीक, चलो मान लो मेरा डाइपोल बिल्कुल ऐसे रखा है, ये प्लस Q, ये माइनस Q। क्या डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ही तरफ है? क्या थीटा की वैल्यू इस केस में 0 डिग्री है? ठीक, तो चलो टॉप की बात करो, तो
टॉर्क क्या होता है, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e यानी 0। टॉर्क 0 है मतलब इक्विलिब्रियम हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं माइनस पी डॉट ई, ठीक, माइनस पी डॉट ई यानी कि p इंटू में e माइनस साइन के साथ cos 0 यानी कितना माइनस पी, यानी कितना माइनस पी। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी होती है और यानी कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। कब, जब थीटा कितना हो 0 डिग्री, थीटा कितना हो 0 डिग्री, ठीक, उतारते रहेंगे साथ में, ठीक, थीटा कितना हो 0 डिग्री यानी कि जब भी कभी थीटा 0 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, यानी कि ये कंडीशन है मेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन है मेरी कैसी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। चलो एक केस में और टॉर्क 0 हो सकता है, किस केस में देख लो, मान लिया डाइपोल ऐसे है, ठीक, समझ में है, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा की वैल्यू कितनी 180 डिग्री। अगर टॉर्क लिखोगे तो कितना होगा 0, जैसे टॉर्क 0 होगा मतलब इक्विलिब्रियम में। अब बात कर लेते हैं किस तरह का इक्विलिब्रियम है, देख लो ध्यान से, ठीक। अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी होता है P डॉट P यानी P इंटू में E माइनस साइन से cos 180, cos 180 की वैल्यू -1 माइनस और माइनस प्लस यानी कि P, यानी कि कितना P, यानी इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मैक्सिमम। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम कैसा हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। यानी कि अगर मैं छोटा चार्ट बना लूं आपके लिए, ठीक, समझ में, थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 180, ठीक, समझ में। तो देखो ध्यान से टॉर्क कितना लगता है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, और बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कैसा होता है, बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कैसा होता है। चलो 0 डिग्री पे टॉर्क कितना होगा 0, 0 डिग्री पे टॉर्क कितना होगा 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी -p, इक्विलिब्रियम कैसा स्टेबल, इक्विलिब्रियम कैसा स्टेबल इक्विलिब्रियम। 180 डिग्री पे क्या होगा जल्दी बोल दो, टॉर्क कितना लगेगा 0, पोटेंशियल एनर्जी होगी +p मैक्सिमम, और इक्विलिब्रियम कैसा होगा, चलो जल्दी बता दो, इक्विलिब्रियम कैसा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्सिमम। अभी के लिए बस यहाँ तक, नेक्स्ट टाइम पे आगे कंटिन्यू।